हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 12th का यूनिट 9 दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस किया एंड आफ्टर दैट रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ओके, द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स विच आर कंसर्न विद द इंक्रीजिंग अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म विच आर कंसर्न विद द इंक्रीजिंग अर्निंग। इंक्रीज करना है। क्या करना है? अर्निंग को इंक्रीज करना है पर शेयर ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो पर शेयर अर्निंग है उसे इंक्रीज करना है, तब जा करके हम अपने प्रॉफिट को अर्न कर पाएंगे या प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाएंगे। The financial management that focus on the fact that all the financial efforts should be made to increase the overall profit of the company. Okay? कंपनी को जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने देखा कि हम जो इनिशियल कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, इनिशियल कैपिटल जो बिजनेस में लगाते हैं, वो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। हम लोग टाइम टू टाइम उसमें क्या करते रहते हैं? कैपिटल को इन्वेस्ट करते रहते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं या अर्निंग की बात करते हैं तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जो हमारा कंपनी है वो ग्रो कर रहा है, हमारा कंपनी जो है वो बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, वो हर एक्टिविटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ये हम तभी बोल पाएंगे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, हमने जो प्लानिंग किया था और हम लोगों ने जो अचीव किया, दोनों में अंतर कितना है? प्लानिंग में और अचीवमेंट में कितना अंतर है? अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा अचीवमेंट हुआ है, हमने चीज़ों को अचीव किया है, तो हमने अपना सारा काम बहुत अच्छे से किया है और प्रॉफिट भी हम लोगों ने कमाया। अगर हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं करते और अपने गोल को अचीव नहीं करते हैं या कर भी लेते हैं तो परफेक्टली नहीं कर पाते हैं, तो प्रॉफिट उसमें क्या होगा? उतना हमें नहीं मिलेगा। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट फोकस ऑन दैट फैक्ट दैट द फाइनेंशियल एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ओवरऑल प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट की बात करता है, ये किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, सेक्टर, एरिया के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है ओवरऑल ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया। कंपनी को इस्टेब्लिश करने के बाद हमने कंपनी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की। ओके, जब हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं। अगर हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना है तो परफॉर्मेंस तभी हो पाएगा जब हम उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएंगे। तो उसका रिक्वायरमेंट हम कहाँ से पूरा करेंगे? पैसे से पूरा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, या डेफिनेशन में हम लोगों ने किया था। देन आफ्टर हम लोगों ने उसमें एक और वर्ड पढ़ा था, बिजनेस फाइनेंस। ओके, यानी वो पैसा जो बिजनेस का है, वो पैसा जो हम बिजनेस में यूटिलाइज करने वाले हैं, वो पैसा जिसके थ्रू हम बिजनेस की एक्टिविटीज पूरा करेंगे। ओके, अगर मेरा पैसा है, मेरे पास है, तो मैं उसे अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से यूज करूंगा। मुझे जो चीज लगता है मैं वो करूंगा क्योंकि वो पैसा मेरा है। लेकिन वो पैसा जो बिजनेस का है, जिसे हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं, तो बिजनेस फाइनेंस में जो पैसा अवेलेबल है वो किस मोटिव से यूज होगा? बिजनेस की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए।
ओके। बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें बिजनेस के फाइनेंस को ही यूज़ करना है। अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई काम करना चाहते हैं या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कहाँ से पैसा लाएंगे? वही पैसा को यूज़ करेंगे जो पैसा हमारे बिजनेस में है, जो हमारे बिजनेस में जो पैसा अभी जमा है, जो बिजनेस के पास है, उसी पैसे को हम यूज़ करेंगे। ओके। Financial management that focus on the fact that the financial effort should be made to increase the overall profit. Overall profit में हर वो काम आ जाएगा, हर वो एफर्ट आ जाएगा जिसमें हम फाइनेंस से रिलेटेड बातें करते हैं, जिसमें हम फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं, है ना। फाइनेंस से अगर हमने एक कंपनी को स्टार्ट किया और स्टार्ट जिस मोटिव के साथ किया था वो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके, लेकिन वो तब तक हो पाएगा जब तक बिजनेस में पैसा रह पाएगा। अगर बिजनेस में पैसा नहीं है तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगा, कंपनी अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएगा। तो अगर हम कंपनी को ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं तो कंपनी के परफॉर्मेंस पर ध्यान देना होगा, कंपनी की एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना होगा, तभी हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। ओके। प्रॉफिट कमाने के लिए हमें बिजनेस की हर एक सेक्टर पर फोकस करना होगा। वो केवल कोई एक एरिया पे अगर हम कंसंट्रेट करते हैं और दूसरे सेक्टर को छोड़ देते हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? अगर मुझे एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो क्या मैं केवल एक सब्जेक्ट पे ध्यान दूंगा, बाकी के 4 सब्जेक्ट को छोड़ दूंगा? तो मेरा एक सब्जेक्ट में तो 95 आ जाएगा, लेकिन अगर दूसरे सब्जेक्ट में मुझे 33 मिला, 55 मिला या 40 मिला, क्या ये रिजल्ट में देखने में अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत की और रिमेनिंग जो 4 सब्जेक्ट्स थे उसमें मैंने उतना फोकस नहीं किया। लेकिन अगर मैं 5 सब्जेक्ट में इक्वली ध्यान देता या जिस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा कन्फ्यूज़न था मैं वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देता, जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था मैं उस पर भी ध्यान देता, लेकिन हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें हर सेक्टर पे इक्वली ध्यान देना चाहिए। कंपनी तभी प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता है जब वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देता। फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि मेरी कंपनी की जो क्षमता है वो कितने का है, हम मान लेते हैं 50 करोड़। मेरे कंपनी की क्षमता है कि वो 50 करोड़ कमाए, लेकिन कंपनी कमा कितना रहा है? 25 करोड़। बाकी का जो 25 करोड़ है वो हम क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? हम इस पर ध्यान देंगे। ओके। कंपनी जब फोकस करेगा कि हम लोग 25 कमा रहे हैं, 25 नहीं कमा रहे हैं और हमारी जो एबिलिटी है हम कितना कमा सकते हैं, तो हम 50 करोड़ तक कमा सकते हैं, लेकिन हम लोग 25 तक ही रुक जा रहे हैं। बाकी 25 हम लोग क्यों पूरा नहीं कर पा रहे हैं? इस पर फोकस करना है। ओके। हर स्टूडेंट का एक अपना एबिलिटी होता है, वो उसी एबिलिटी के हिसाब से अपना मेहनत करता है, पढ़ाई पर ध्यान देता है, कंसंट्रेट करता है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट है वो क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, वो हर क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर देता है, वो टीचर की नज़र में एक अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर उसका मार्क्स अच्छा नहीं आता है या उसको जो टीचर ने सोचा कि ये रैंक 1 आ सकता है लेकिन उसने रैंक 3 या 4 अर्न किया, मान लेते हैं कि 3 अर्न किया, उसने 1 क्यों स्कोर नहीं किया? हम इस पर फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसने रैंक 1 होल्ड करना था लेकिन उसने होल्ड कितना किया? रैंक 3 होल्ड किया। इसी प्रकार अगर हम अपनी कंपनी की कैपेसिटी की बात करते हैं या कंपनी की कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो 50 करोड़ कमाने की क्षमता है, बट स्टिल वी आर अर्निंग 25 करोड़।
वाई हम लोग 25 करोड़ नहीं कमा रहे हैं, इस पर फोकस करेंगे। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच का मतलब यही होता है कि हमारी जितनी कैपेसिटी है हम उतना कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं। अगर नहीं कमा रहे हैं तो फोकस करना होगा, तभी तो कंपनी ज़्यादा अपना वैल्यू इंक्रीज कर पाएगा। कंपनी का मार्केट में वैल्यू कैसे इंक्रीज होगा? जब कंपनी के शेयर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। ओके, इंक्रीजिंग अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो शेयर है अगर उसका मार्केट में वैल्यू बढ़ गया तो हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छा है, वो और बेटर हो रहा है ना। अगर मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो इंक्रीज करता है तो इससे कंपनी को भी फायदा होगा और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन्हें भी फायदा होगा, क्योंकि कंपनी के जो असल मालिक है वो कौन है? शेयर होल्डर्स तो होते हैं। ओके, तो इस पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में वो काम हम करते हैं जहां से हमारा एबिलिटी है और हम क्या स्कोर कर रहे हैं और हमें वहां तक कैसे रीच करना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 2, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली एम्स टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फोकस करता है या उसका एम होता है कि मुझे कैसे मैक्सिमाइज करना है। अब मैक्सिमाइज क्या करना है इसमें? शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज हम कैसे कर सकते हैं? ओके, अब ये शेयर होल्डर्स कौन है? हम लोगों ने क्लास 11 से पढ़ना स्टार्ट किया था, क्लास 12 में हम लोगों ने पढ़ा है। मान लेते हैं ये कैपिटल है। ओके, कैपिटल। अब कैपिटल को हम स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जो हमारा क्या बन जाता है? शेयर बन जाता है। ओके, अब इस शेयर को किसी ने परचेस कर लिया, क्या बन गया? ये शेयर है। अब इस शेयर को जो परचेस करेगा वो कौन बन जाएगा? वो बन जाएगा शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर कौन है? जिसने कंपनी में पैसा लगाया है। अब जो पैसा लगाता है वो कौन है? कंपनी का ऑनर है। ओके, रेफर टू एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ओके, शेयर होल्डर्स के वेल्थ को कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं या कैसे हम उसके वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, इस पॉइंट में हमें यही डिस्कस करना है। हम शेयर होल्डर्स के वैल्यू को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या उसके वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेके समझते हैं, मान लेते हैं कि शेयर उसने परचेस किया 10 रुपये में, एक ही शेयर परचेस किया और कितने में परचेस किया? 10 रुपये में परचेस किया। अब शेयर होल्डर्स को कंपनी से क्या मिलता है? तो डिविडेंड मिलता है। अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड प्रॉफिट का स्मॉल स्मॉल हिस्सा होता है। अब हम कंपनी में जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उस प्रॉफिट को हम किसे देंगे? शेयर होल्डर्स को देंगे। और वो कब मिलेगा? सबसे लास्ट में मिलेगा, जब हम सारे क्रेडिटर्स को या सारे लोगों को जब दे देते हैं तब प्रॉफिट बचता है तो उसमें से हम शेयर होल्डर्स को देते हैं। अब उस प्रॉफिट को हम स्मॉल स्मॉल पॉट में कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा डिविडेंड। तो शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है। ओके, अब 10 रुपये का शेयर था, कंपनी के द्वारा इसे मान लेते हैं कि 3 रुपये मिल रहा है डिविडेंड, तो कितना? 3 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर ये नहीं हो करके इसे हम 15 रुपये दे दें, 5 रुपये का क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। क्यों हो गया है? क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो मार्केट में इंक्रीज कर गया। शेयर का वैल्यू अगर बढ़ जाएगा तो वहाँ पर फायदा किसको होगा? कंपनी को भी फायदा होगा और शेयर होल्डर्स को भी फायदा डेफिनेटली होगा, है ना। देन दिस ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन इंक्रीजिंग द ओवरऑल शेयर होल्डर्स वेल्थ ऑफ द कंपनी बाय डायरेक्टिंग द फाइनेंशियल एफर्ट्स ऑन इंक्रीजिंग द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर हम शेयर के प्राइस को इंक्रीज कर दे, पहले जब उसने परचेस किया तो कितना था? एक शेयर 10 रुपये का, लेकिन अब कितना हो गया है? वो शेयर 15 रुपये का हो गया है। तो 5 रुपये वैल्यू बढ़ गया कि नहीं बढ़ा?
जब 5 रुपये वैल्यू बढ़ गया तो कंपनी का एक अच्छा रेपुटेशन मार्केट में बिल्डअप हो रहा है, कंपनी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और शेयर होल्डर का भी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रहा है, उसका वेल्थ भी इंक्रीज हो रहा है और शेयर का प्राइस भी मार्केट में इंक्रीज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कंपनी का जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो हमने अच्छा लिया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड ही बातें करते हैं। मेरे पास कितना पैसा है, मैं उसे कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मुझे कहाँ लगाना चाहिए, ये भी तो इम्पॉर्टेंट हो। क्योंकि देखो, कंपनी के पास अगर पैसा है और वो उसे सही डायरेक्शन में यूटिलाइज नहीं कर रहा है या सही डायरेक्शन में उसे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो वो पैसा वैसे ही बेकार है। क्योंकि जब उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कंपनी ने किया नहीं, तो वो पैसा यूं ही बेकार पड़ा हुआ है। अगर बेकार पड़ा, वहाँ से उसको कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है, लेकिन अगर उसी पैसे को कहीं हम इन्वेस्ट कर देते हैं और वहाँ से हमें रिटर्न मिलता है तो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। ओके, लेकिन हम उतना पैसा अपने पास रख सकते हैं या कंपनी उतना पैसा अपने पास रख सकता है जिससे वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा कर पाए, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही बताता है कि कंपनी के पास जितना पैसा है, बिजनेस में जितना पैसा है, उसको आप राइट डायरेक्शन में कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, आप सही तरीके से कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हो, उसका उपयोग कर सकते हो। ओके, अगर हम सही तरीके से उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो पैसा यूं ही बेकार पड़ा हुआ है, उससे कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा। अगर हमारे कंपनी में रिक्वायरमेंट है कि हमें हाई टेक्नोलॉजी परचेस करना है और हम कर नहीं रहे हैं तो हम दोनों काम नहीं कर रहे। एक तो हम रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहे हैं और दूसरा ये कि हम पैसे को सही नीड के हिसाब से उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो सही डायरेक्शन में यूज़ करना ये भी हमें कौन सिखाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम उन सारी चीज़ों को प्रॉपरली करते हैं, सिस्टमैटिकली वे में करने का प्रयास करते हैं जिसके तहत हम अपनी रिसोर्सेज को का सही उपयोग कर पाए। Okay, next point we have is point number 3, other objective. The other objective are choosing the most appropriate sources. Other objective में हम बात कर सकते हैं choosing the appropriate sources. Okay, किस sources से हम अपने कंपनी में पैसे लगा सकते हैं? जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ओके, लॉन्ग टर्म सोर्सेज और शॉर्ट टर्म सोर्सेज के बारे में बताया था। ये भी कंपनी को डिटरमाइन करना होगा कि मैं जो पैसा कंपनी में लगा रहा हूँ या जिस सोर्सेज से मैं अपने कंपनी में पैसा ला रहा हूँ वो सोर्सेज कौन सा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के थ्रू या शॉर्ट टर्म के थ्रू। ओके, अगर हम लॉन्ग टर्म के थ्रू जाएंगे तो प्रॉफिट हमारा थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट देना होता है। लेकिन हम ये ध्यान से पहले डिस्कस करेंगे कि अगर हम शॉर्ट टर्म के थ्रू जाते हैं हमारा प्रॉब्लम कैसा है, हमारा सिचुएशन कैसा है, क्योंकि हम जो भी सोर्सेस को अपनाएंगे या जो भी सोर्सेस को हम यूज़ करेंगे वो सोर्सेस जो है वो किस तरीके का है। अप्रोप्रिएट सोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ओके, देन ये बोलता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या बिजनेस में कोई भी चीज़ें हम परचेस करना चाहते हैं या बिजनेस को हम किसी और तरीके से डेवलप करना चाहते हैं, उस सारी चीज़ों को करने के लिए हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है डेट इज़ फाइनेंस। क्या है वो? पैसा है। क्यों है? क्योंकि अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी को अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। फाइनेंस, ये अगर हमारे पास फाइनेंस होगा तो हम ये बता पाएंगे कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या और हम उसे पूरा कर पाएंगे।
अगर हम रिक्वायरमेंट को ही पूरा नहीं कर पा रहे तो हम बिजनेस को डेवलप कैसे कर पाएंगे। तो बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमें अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग करना होगा। ओके, तो जिस सोर्सेज को हम यूज करते हैं उसमें हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना होता है, और ये भी हम इंश्योर करेंगे इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट। वो हमें कैसे मिल जाए, रीजनेबल कॉस्ट पर मिल जाए। अगर हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक हमारे नीड को पूरा करता है, कौन से नीड को, फाइनेंस के नीड को पूरा करता है। अगर हमारे कंपनी में पैसे की आवश्यकता है और हम डायरेक्टली बैंक के पास जाते हैं और बैंक हमें लोन दे देता है, क्या बैंक हमें लोन यूं ही दे देता है, उसके बदले में वो कुछ चार्ज नहीं करता? बिल्कुल करता, वो हमसे इंटरेस्ट लेता है। ओके, तो वो हम देखेंगे कि हमें कितना इंटरेस्ट, क्या किस रेट पर हमें पे करना है इंटरेस्ट। तो अदर ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने देखा, द अदर ऑब्जेक्टिव आर चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट सोर्सेज। ओके, बहुत एप्रोप्रिएट सोर्सेज को हम कौन कौन से एप्रोप्रिएट सोर्सेज को यूज कर सकते हैं, कौन से तरीके को यूज कर सकते हैं। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कैसे, अगर हमारे पास मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए को हम किस किस जगह यूटिलाइज कर सकते हैं, किस डिपार्टमेंट में कितना हमें पैसा लगाना है, किस एरिया में हमें कितना पैसा लगाना है, हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो 1 लाख अगर हमारे पास है तो इस 1 लाख के लिए हमें क्या करना होगा, पहले प्लानिंग करना होगा। और प्लानिंग हम कब कर पाएंगे, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा। और कौन सा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए, हमारे कंपनी का इंफॉर्मेशन, कंपनी के रिक्वायरमेंट्स का इंफॉर्मेशन, कंपनी की एक्टिविटीज़ का इंफॉर्मेशन, जो हम परफॉर्मेंस देने वाले हैं या जो एक्टिविटी को हम परफॉर्म करने वाले हैं, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें कितना पैसा लगेगा, वो सारी चीज़ें पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग में मेंशन करेंगे। तभी तो हम पैसे का सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे, तभी तो हम पैसे को सही तरीके से अपने बिजनेस में लगा पाएंगे। ओके, अगर 1 लाख रुपए हमारे पास है और हमने बिना सोचे समझे हर डिपार्टमेंट में पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया बिना ये सोचे कि वहाँ से हमें कितना रिटर्न मिलेगा, तो वो पैसा तो डेफिनेटली हमारा डूब जाएगा, या जितना हमने रिटर्न किया उतना तो हम प्रॉफिट कमा नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना होगा। तो ऑब्जेक्टिव में हमने 3 पॉइंट डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट देखा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, देन हम लोगों ने देखा पॉइंट नंबर 3 वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, पॉइंट नंबर 3 अदर ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने देखा कैसे हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, एप्रोप्रिएट सोर्सेज को कैसे हम लोग चूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज फाइनेंशियल डिसीजन। ओके, फाइनेंशियल डिसीजन refers to the decision concerning the financial matters। अगर हम फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं, अगर हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कंपनी के रिगार्डिंग, और उस डिसीजन में हम किसे प्रिफर कर रहे हैं, फाइनेंस को प्रिफर कर रहे हैं। ओके, तो डिसीजन किसके रिगार्डिंग लेना है, फाइनेंस के रिगार्डिंग लेना है, मैटर ऑफ अ बिजनेस फर्म। ओके, हमारे बिजनेस में जितना पैसा है, हमारे बिजनेस के पास जितना पैसा है, उस पैसे के रिगार्डिंग हमें डिसीजन लेना है। ओके, उस पैसे से के रिगार्डिंग हमें भी डिसीजन लेना है। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि अगर 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए को हम किस डिपार्टमेंट में कितना खर्च करेंगे, कहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे, किस एरिया में हमें कितना पैसा लगाना है, ये सारा कुछ किसके अंदर आ जाएगा, ये सारा आपका आ जाएगा फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर। और फाइनेंशियल डिसीजन में हम एप्रोप्रिएट तरीके से अपने पैसे को यूज कर सकते हैं। एप्रोप्रिएट तरीके से कब यूज करेंगे, जब हम उसके रिगार्डिंग पहले ही प्लानिंग कर लेंगे, उसके रिगार्डिंग हम पहले ही डिसीजन लेंगे। अगर हम डिसीजन बाद में लेते हैं, पैसा खर्च करने के बाद या पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद अगर हम कोई प्लानिंग करते हैं, तो वो प्लानिंग फ्रूटफुल नहीं होता है, वो लाभदायक नहीं होगा।
वो लाभदायक तब होगा जब हम किसी काम को करना चाहते हैं और उससे पहले हम उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पर चर्चा करते हैं। उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पर पहले हम डिस्कशन करते हैं। ओके, उसके प्रॉफिट एंड लॉस होने पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा और हमें कितना लॉस को बेयर करना पड़ेगा, कितना रिस्क हमें फेस करना पड़ सकता है। ओके, फाइनेंशियल डिसीजन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1, 2 और 3। पहला बोलता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर भी हमारे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दैट इज बजट, कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल। ओके, द 3 मेन फाइनेंशियल डिसीजन आर, फाइनेंशियल डिसीजन के जो 3 मेन फैक्टर्स हम बोल सकते हैं या पॉइंट्स बोल सकते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ओके, इसको हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और हर पॉइंट के जो अंदर पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो पहले हम लोग बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, देन आफ्टर हम बात करेंगे कि कैपिटल बजटिंग क्या है और वर्किंग कैपिटल क्या है। ओके, देन वी हैव रिटेन अर्निंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। रिटेन अर्निंग क्या है, ये पॉइंट हम लोगों ने क्लास 11th में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है कि व्हाट इज रिटेन अर्निंग। ओके, इसमें हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये चैप्टर ही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, तो इसीलिए इसमें जितनी भी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे वो किसके अराउंड घूमेगा, वो फाइनेंस के अराउंड घूमेगा। So the point number 1 we have is investment decision. Okay, investment decision क्या है, comparison, resources are scarce in comparison to the requirement. Okay, requirement के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको comparison करेंगे। A firm must choose where to invest. firm क्या करेगा, चूज करेगा। कैसे चूज कर सकता है, उसे आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरा पहले रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास रिसोर्सेज कितना अवेलेबल है। अगर हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल है देन हम रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट किस जगह पर कितना है और हम कैसे उसे पूरा कर सकते हैं। ओके, अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा कि एक्चुअल हमारे पास रिसोर्सेज कितना है और हमारा रिक्वायरमेंट कितना है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एक एक करके रिसोर्सेज को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। हमें ये पता चलेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना रिक्वायरमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर किन चीज़ों का फिर कितना रिक्वायरमेंट है। ओके, अ फर्म मस्ट चूज वेयर टू इन्वेस्ट। और फर्म को ये चूज करना होगा, ये डिसाइड करना होगा कि उसे इन्वेस्ट कहाँ करना है, सो एज टू अर्न द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट। तब वो क्या कर सकता है, अगर उसने राइट डिसीजन लिया है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, तो उसको जो अर्निंग होगा वहाँ से या जो उसको रिटर्न मिलेगा वो हाईएस्ट प्रॉफिट पर मिलेगा। ओके, हाईएस्ट प्रॉफिट पर तभी मिलेगा जब वो सारी चीज़ों को डिटरमाइन करेगा, वो जब सारी चीज़ों को एनालाइज करेगा। तो एनालाइज के बाद ही तो हम समझ पाते हैं ना कि हमारे पास चीज़ें कितनी हैं, हमें कहाँ पर कितना एफर्ट्स लगाना चाहिए, कहाँ पर हम कितनी एनर्जी के साथ अगर काम करेंगे तो हम अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच कर सकते हैं या अपने ऑब्जेक्टिव को हम लोग पूरा कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट्स टू डिसीजन अबाउट द फर्म्स। इन्वेस्टमेंट डिसीजन किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है फर्म के फंड से। बिजनेस के पास जो बिजनेस में जो पैसा है, फर्म के पास जो पैसा है, उसी पैसे के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। हम किसी और के पैसे के रिगार्डिंग तो डिसीजन नहीं ले सकते। ओके,
हम जिस फर्म में काम करते हैं या जिस फर्म के हम ऑनर हैं, हम उसी फर्म के रिगार्डिंग ही तो सारा डिसीजन ले सकते हैं। ओके, डिसीजन अबाउट द फर्म्स फंड आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स। और अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डिफरेंट एसेट्स में कर रहे होंगे, तो उस एसेट्स के रिगार्डिंग हमें डिसीजन लेना है। अगर हमें बिल्डिंग के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है तो बिल्डिंग कैसे बनाना है, कब बनाना है, कि किस एरिया में बनाना है ये। अगर हमें प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है तो ये भी हमें, क्योंकि ये हमारा क्या है, एसेट्स है। ओके, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, ये सारा कुछ क्या है, हमारा है, एसेट्स है। और उस एसेट्स के रिगार्डिंग अगर हम सही डिसीजन लेते हैं, उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हमें प्रॉफिट भी देगा और रिटर्न भी हमें हाईएस्ट मिलेगा। ओके, क्योंकि हम बिजनेस में कोई भी काम करते हैं, मोटिव ये रहता है टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस करना, डेवलप करना, ग्रो करना। ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारा डिसीजन राइट होगा। ओके, हम जो डिसीजन लेने वाले हैं वो सही होना चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है, इन्वेस्टमेंट। नाउ वी विल डिस्कस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हमारे पास 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। पॉइंट नंबर ए, कैपिटल बजटिंग, और पॉइंट नंबर 2, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ओके, पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर ए के बारे में। कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या है? ओके, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हम इसे क्या बोल सकते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इट इम्प्लाइज द फंड्स आर इन्वेस्टेड फॉर लॉन्गर पीरियड। अगर हम पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, तो वो क्या कहलाएगा? वो इन्वेस्टमेंट हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएगा और वो लंबे समय के लिए होगा, वो शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होगा। अगर हम बिल्डिंग बनवाते हैं तो बिल्डिंग से जो हम, बिल्डिंग भी क्या है, हमारा एसेट्स है, तो वो हम लंबे समय तक हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक्वायरिंग अ न्यू फिक्स्ड एसेट्स। हमने क्या एक्वायर किया? एक नया फिक्स्ड एसेट्स हम लोगों ने एक्वायर किया, इन्वेस्ट तो किया ना, फिक्स्ड एसेट्स को परचेस किया हमने, एक्वायर किया, तो यहाँ पर हमने क्या खर्च किया? अपना पैसा खर्च किया। लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जो चीज़ हमें मिली, हम उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं? अगर हम लोगों ने बिल्डिंग खरीदा, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग खरीदा, तो बिल्डिंग से हम लंबे समय तक उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव से। अगर हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा तो उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? लंबे समय के लिए हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। और ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, एक अपना नया ब्रांच किसी नए जगह पे खोल देंगे तो वहाँ से भी हम प्रॉफिट कमाएंगे। ओके, वहाँ से भी हमें गेन होगा और वो गेन हमें लंबे समय के लिए होगा। पॉइंट नंबर 2 जो है वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।